हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आइए आज हम लोग क्लास 12th मैट्रिक्स चैप्टर को समझते हैं और उस दुनिया में चलते हैं कि सर मैट्रिक्स कैसा है और कितना आसान उसको बनाया जा सकता है। आज हम लोग उसको पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं आज क्लास 12th मैट्रिक्स चैप्टर पे। काफी इंपॉर्टेंट है और काफी आसान। तो चलिए हम लोग चलते हैं सीधे अपने कॉन्सेप्ट की तरफ कि सर मैट्रिक्स होता क्या है, मैट्रिक्स का मतलब है क्या सर, मैट्रिक्स में हम लोग करते क्या है, उसको हम लोग समझेंगे। यहाँ पे कुछ रिटन फॉर्म में लिखा है जिसको हम आपको समझाएंगे कि सर यहाँ पे क्या गिवन है। लिख रहा है कि रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एम एन एलिमेंट। क्या क्या बोल दिया सर, ये एम एन एलिमेंट, एलिमेंट होता क्या है। पूरा एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होगा हीरो। कैसा होगा, एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट एम एन एलिमेंट इन द फॉर्म ऑफ एन ऑर्डर्ड। ऑर्डर में क्या होगा, एम रो और each रो कंसिस्ट ऑफ ऑर्डर एन एलिमेंट इज कॉल्ड एम एन मैट्रिक्स। यहां पे आपको एक अगर सीधी भाषा में अगर इसको समझा जाए कि सर यहां पे क्या लिखा हुआ है, तो मान लीजिए एक मैट्रिक्स है जिसको लिखा गया 2 3 7 5 2 3, ऐसा है। इसी को बताया गया है कि यहां पे रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है। किसका, नंबर का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। वही बताया गया कि रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एम एन एलिमेंट। एम एन कहां से आया हीरो, तो यहां पे रो और कॉलम लिखा जाता है। कितना रो, तो एक हॉरिजेंटल जो लाइन होता है उसको हम लोग रो बोलते हैं। कि मैट्रिक्स आ गया सर, तो इसमें एक खूब यूज होगा रो और दूसरा कॉलम। ये दो टर्म यूज होगा, रो और कॉलम। रो में हम लोग क्या करेंगे हीरो, रो का मतलब वर्टिकल लाइन, रो का मतलब वर्टिकल लाइन, रो का मतलब हम लोग समझेंगे वर्टिकल लाइन, वर्टिकली। और कॉलम का मतलब हीरो हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल। कि सर रो का मतलब याद रखने के लिए कि बच्चा जब रोता है तो लेट लेट जाता है, लेट जाता है ना, तो लेट जाने का मतलब सर हॉरिजेंटल हो जाता है वो, तो रो हो गया। कॉलम का मतलब वर्टिकल, कॉलम का मतलब वर्टिकल। यहां पे ये रो का मतलब, यहां पे समझिएगा, ये ऊपर का टर्म नीचे लिखा गया है, इसमें है रो। रो का मतलब हो गया आपका हॉरिजेंटल और कॉलम का मतलब वर्टिकल। कि सर वर्टिकल, तो जब भी मैट्रिक्स को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे तो रो वाइज बोलेंगे। यहां अगर इस मैट्रिक्स के बारे में बात करें तो एक रो, ये दूसरा रो है रो, कॉलम, एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, ये कॉलम हो गया। कॉलम किसको बोले, वर्टिकल लाइन को। वर्टिकल जिसमें कितना है, तीन, और हॉरिजेंटल है दो। तो हम लोग रो को R1 से डिनोट करेंगे, इसमें दो रो है। और अगर कॉलम की बात करें तो इसमें दो, कितना कॉलम है, तीन कॉलम है सर। कितना कॉलम है हीरो, 3 कॉलम, C1 C2 C3। कॉलम C से स्टार्ट होता है तो इसको हम लोग डिनोट कर रहे हैं C1 C2 C3 से। अब आप इसको समझिएगा कि सर अगर इस मैट्रिक्स का बात करें तो ये किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है सर, तो 2/3 ऑर्डर का है। पहले रो लिखाता है, उसके बाद कॉलम लिखाता है। कितना रो, 1 2, कॉलम कितना, 1 2 3, 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। और अगर पूछा जाए नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है इस मैट्रिक्स में, नंबर ऑफ, अगर एलिमेंट्स पूछा जाए तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, 3 2 जा 6 एलिमेंट है। एलिमेंट यही सब है, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 एलिमेंट है सर इस मैट्रिक्स में। अब देखो ये एग्जाम्पल के बाद आपको ये काफी आसान लगेगा कि सर यहां लिखा हुआ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट एम एन एलिमेंट। एम एन का मतलब यही हो गया हीरो, एम हो गया आपका, एम डिनोट कर रहा है रो को और एन डिनोट कर रहा है कॉलम को। कि कितना रो और कितना कॉलम, अगर ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए तो नंबर ऑफ एलिमेंट बता देता है कि उस मैट्रिक्स में टोटल एलिमेंट कितना है इन द फॉर्म ऑफ एन ऑर्डर सेट ऑफ। बोला है ना कि एम क्या है, एम रो है और ईच रो कंसिस्टिंग ऑफ एन ऑर्डर सेट ऑफ एन एलिमेंट
है ना, कि सर कितना एलिमेंट है एज m इंटू एन मैट्रिक्स, यहां लिखा हुआ है m इंटू एन, इसको पढ़ते कैसे, m इंटू एन रीड एज m बाई n। आप बोल सकते हैं इसको 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। पूछिएगा किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। इसमें एक एग्जाम्पल लिया गया है कि एक आदित्य है जिसके पास 7 बुक है, 4 पेन है, तुषार के पास 8 बुक है, 6 पेन है, और अंजलि के पास 10 बुक है, 7 पेन है। इसको अगर मैट्रिक्स के फॉर्म में अगर दिखाना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, हीरो ध्यान देंगे कि अगर इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में दिखाना होगा तो सबसे पहले हम लोग ये मालूम करेंगे कितना बुक और कितना पेन है। यहां लिख दिए बुक और यहां लिख दिए पेन, और यहां नाम लिख देंगे आदित्य। आदित्य के पास 7 बुक है और 4 पेन है। यहां हो जाएगा तुषार, तुषार के पास 8 बुक है, 6 पेन है। इस तरीका से एक और हमारे पास है, वो है अंजलि के पास 10 बुक है और 7 पेन है। तो ये जो आपके पास अरेंजमेंट निकल के आया ना, दैट इज कॉल्ड मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स के फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को अरेंज करते हैं, जो कि आपका ऑलरेडी यहां दिया हुआ है। ये और बेहतर कब समझ में आएगा जब आप इस पे क्वेश्चन बनाएंगे। क्वेश्चन जब बनाएंगे तो और मजा आएगा कि सर मैट्रिक्स का मतलब रो और कॉलम कब और बेहतर लगेगा, जब आप उसके क्वेश्चन पे आइएगा। तो यहां पे देखिए एक मैट्रिक्स का फॉर्मेट लिखा हुआ है, यहां लिखा ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m बाई n। अभी बोले हैं कि इसको क्या पढ़ेंगे, m बाई n ऑर्डर का मैट्रिक्स है सर। ऑर्डर को यहां लिखते हैं कि m बाई n का मतलब m रो, m क्या है, ये रो है, और n क्या चीज को बता रहा है, कॉलम को। ये क्या चीज को बता रहा है, कॉलम, कि कितना रो और कितना कॉलम। तो यहां एक मैट्रिक्स है जिसको a से, यहां कोई भी अल्फाबेटिकल लेटर का यूज कर सकते हैं आप, ABCD, लेकिन अल्फाबेट कैपिटल होना चाहिए, है ना। तो यहां पे a इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स को डिनोट किए। अब यहां पे होगा सर ये A11 A12 अप टू A1n तक क्यों गए सर, इसका मतलब है कि पहला कॉलम दूसरा कॉलम, ये जो पहले दिखाई हुआ है ऐसे A11, ये क्या चीज को दिखा रहा, ये दिखा रहा पहला जो है रो को और दूसरा दिखा रहा कॉलम को। मतलब पहला रो का पहला कॉलम, पहला रो पहला कॉलम, यही एलिमेंट आएगा ना, पहला रो का पहला कॉलम। अगर 1 2 लिखा हुआ है का मतलब पहला रो का दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम में जब आइएगा तो यही एलिमेंट का नाम होगा। तो इस तरीका से आप इसके पोजीशन के बारे में समझ गए कि सर अगर A12 या A21 लिखा हुआ है तो हमको समझने में देर नहीं लगेगा सर, दूसरा रो का पहला कॉलम, दूसरा रो कहाँ है, यहां आएगा। दूसरा रो का पहला कॉलम में जब आएंगे तो मेरा सर A21, पोजीशन को आप पहचान लिए कि सर अब अगर ये लिखा रहेगा तो हम पोजीशन को पकड़ लेंगे कि सर A31 लिखा हुआ है, इसका मतलब तीसरा रो का पहला कॉलम का एलिमेंट है। ये किसके बारे में बात बोल रहा है, तीसरा रो के पहला कॉलम के बारे में बात बोल रहा है। तो इस तरीका से हम लोग क्या करेंगे, यहां पे आपको कुछ पोजीशन को लिख के दिखाया है। A11 A12 कहां तक गया है, A1n का मतलब n कॉलम तक गया है सर। देखो यहां n कॉलम लिख दिए हैं, और रो कितना गया है, पहला रो दूसरा रो तीसरा रो अप टू m लिखा हुआ है। देखो लास्ट में का मतलब रो जो गया है m रो गया, इसलिए इसका ऑर्डर में m रो, और कॉलम होता है बाद वाला 1 2 3 4 अप टू n तक गया है, तो n कॉलम। ये एक सबसे बड़ा मैट्रिक्स बोल सकते हैं कि सर एक ऐसा मैट्रिक्स लिया गया जिसमें आप ये नहीं बोल सकते हैं कि सर 2/2 2/3 2/5, जो भी ऑर्डर लेना चाहिए उस ऑर्डर का मैट्रिक्स आप इसके अकॉर्डिंग m और n को चेंज करेंगे, आपका मैट्रिक्स आ जाएगा। यहां एक रेंज दिया है i और j के बारे में। i और j क्या है, यहां एक मैट्रिक्स लिया गया है, और ये जो 1 1 है 1 2 है उसी के प्लेस पे i j है, और i और j के बारे में बोल रहा है कि i जो होगा हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1, 1 या 1 से बड़ा होगा। ये बोल सकते हैं कि 0 रो
नहीं बोल सकते हैं, इसलिए बोला है कि चाहे आप पहला रो में हो, दूसरा रो में हो, तीसरा रो में, तो आई का वैल्यू कहां होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू एम। एम का मतलब जो रो होगा उसके ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, जितना रो है एग्जैक्ट उतना या उससे छोटा होगा। यही हो सकता है ना, आई का वैल्यू ज्यादा से ज्यादा कहां जा सकते हैं, जितना हमारे पास रो है। अब 3 रो है तो हम मैक्सिमम 3 तक ही जा सकते हैं ना, A31 लिख सकते हैं कि क्या A41 भी लिख सकते हैं, नहीं सर, अगर इस मैट्रिक्स में 3 ही ऑर्डर है तो हम लोग 3 तक जा सकते हैं। जे के बारे में भी उसी तरीका का कंडीशन है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 1, जो कॉलम होगा 1 या 1 से बड़ा, और कहां तक जाएगा, तो जहां तक आपका कॉलम है इसमें m नहीं होगा, यहां पे n लिख लेना, n कॉलम, जितना कॉलम है वहां तक आप लास्टली जा सकते हैं, इट मींस इंक्लूड होगा। अब है यहां लिखा हुआ है A इज कॉल्ड, A को हम लोग बोलेंगे मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m बाई n। इसको हम लोग बोलेंगे कि एक A क्या है, एक मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स आपका इसी फॉर्मेट में होगा हीरो, और ऑर्डर दिया हुआ कि ये मैट्रिक्स किस ऑर्डर का है, तो m बाई n ऑर्डर का मैट्रिक्स है। यहां देखिए कुछ इंपॉर्टेंट करके दिया गया है कि क्या सर कुछ ये जानना है। ये लिखा हुआ है पहला में कि मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर और इंग्लिश अल्फाबेट, जिसके बारे में हम बात की आपको कि जब भी मैट्रिक्स को डिनोट करना होगा तो कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे। दूसरा है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हैविंग m रो और n कॉलम अगर है तो वो ऑर्डर में होगा m इंटू n। इस तरीका से लिखेंगे कि सर अगर ऑर्डर पूछेगा तो हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कितना रो है और कितना कॉलम है, दोनों को मल्टीप्लाई के फॉर्मेट में लिख लेंगे, वही आपका ऑर्डर बताएगा। आगे क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट मालूम करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा m इंटू n mn, जो भी आएगा वो आपका नंबर ऑफ एलिमेंट दे देगा हीरो। जैसे यहां पे देखिए एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, अगर इस मैट्रिक्स का ऑर्डर पूछे तो इसमें कितना रो है, 1 2 3 बताए थे कि जो हॉरिजेंटल होता है वो रो होता है, तो इसमें R1 R2 और R3 3 रो हो गया। कॉलम देखो 1 2 3, कॉलम भी आपके पास 3 है, तो अगर ऑर्डर पूछे तो 3 बाई 3 का है। और नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है इस मैट्रिक्स में, तो 3 3 जा कितना होता है, 9 होता है। 9 एलिमेंट काउंट भी कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सर टोटल एलिमेंट हो गया 9। तो अगर नंबर ऑफ एलिमेंट पूछेगा तो ऑर्डर को प्रोडक्ट कर लो, और ऑर्डर पूछेगा तो रो इनटू कॉलम कर लो। सबसे पहले रो, याद रखना पहले क्या लिखते हैं, पहले रो लिखते हैं उसके बाद कॉलम लिखते हैं। तो ये आपका ऑर्डर को बताया। अब आइए इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है उसको समझते हैं कि सर ये तो हो गया कि आप इसमें रो और कॉलम के बारे में, नंबर ऑफ एलिमेंट के बारे में और ऑर्डर के बारे में समझे। अब यहां एक क्वेश्चन है, A इज इक्वल टू दिया हुआ है, अब आप खुद से 3 बाई 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स लिख सकते हैं। देखिए एक मैट्रिक्स हम लिख रहे हैं 3 बाई 3, जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स है उसी ऑर्डर का यहां पे एक मैट्रिक्स लिख रहा है। तो 3 रो A11 A12 A13, क्यों, हर एक में पहला में 1 1 1 गया, क्योंकि पहला रो है तो ये जहां तक जाएगा पहले 1 ही लिखाएगा, दूसरा कॉलम है तो 2, तीसरा कॉलम है तो 3, आगे जाते तो 4। अब दूसरा रो में आएंगे तो 1 के प्लेस पे 2 हो जाएगा, 2 1 A22 A23। तीसरा रो में जाएंगे A31 A32 A33। ये हम इसी ऑर्डर का एक मैट्रिक्स यहां लिख दिए। अब देखिए कितना आसान हो जाएगा आपके लिए। क्या आपसे पूछ रहा है A21, 21 का मतलब क्या हुआ हीरो, 21 का मतलब हो गया कि सर पहले तो रो होता है ना, उसके बाद कॉलम होता है, तो दूसरा रो में जाना है। दूसरा रो कहाँ है आपका, ये आपका दूसरा रो है। दूसरा रो का पहला कॉलम में जाएंगे, जैसे ही पहला कॉलम में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा सर 3 होगा। अब यहां देखो 21 है यहाँ पे, तो 21 आपका कितना हो गया कि सर ये मालूम चल गया, ये 21 आ गया 3। दूसरा है A32, पहले आपको रो मिलता है हीरो, पहले क्या मिलता है रो, उसके बाद कॉलम, तो तीसरा रो में जाना, तीसरा रो का दूसरा कॉलम में जाना है,
दूसरा कॉलम में जाना है। देखिए कौन सा हमारा नंबर आया, -2। इसमें भी देखो 3 2 यहाँ पे है, तो यहाँ से मालूम चल गया कि सर 3 2 हमको पता चल गया -2। एक डेटा और चाहिए, A13। A13 का मतलब पहला रो तीसरा कॉलम। पहला रो आपका ये है, तीसरा कॉलम में जैसे ही जाओगे सर आपको मिल गया 2। यहां देखो A13 है, इसी पोजीशन पे हमारा जो डेटा है कि सर A13 आ गया 2। हम तीनों पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट था उसको समझे कि सर A21 का मतलब क्या होता है, सर A32 का मतलब क्या होता है, A13 का मतलब क्या होता है। ये सबसे बेसिक है, यहीं से समझना है कि A21 का मतलब ये पोजीशन बता रहा है कि ये एलिमेंट कहां पे होगा, 3 कहां पे होगा, तो दूसरा रो का पहला कॉलम, दूसरा रो का पहला कॉलम। जैसे ही हम लोग कट किए तो यही मिला सर। इस तरीका से ये सारा डेटा मिल गया। अब इसमें पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। A21 कितना आया, 3। A32 कितना आया, -2। और A13 कितना आया, 2। ये 3 प्लस माइनस माइनस, ये -2। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 3 -2 -4, और आंसर फाइनली आ गया आपका -1। तो इस तरीका से ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ हीरो। चलिए चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कंस्ट्रक्ट 2x2 मैट्रिक्स। 2x2 का मतलब 2 रो और 2 कॉलम वाला मैट्रिक्स बनाना है। क्या बनाना है, मैट्रिक्स बनाने के लिए बोल रहा है आपको 2x2 ऑर्डर का। क्या आप लिख सकते हैं मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर का, 2 रो होना चाहिए, A11 A12। क्या 13 जाएगा हीरो, तीसरा कॉलम जाएगा, नहीं सर 2 ही रो और 2 ही कॉलम चाहिए। दूसरा A21 A22, यही हो गया आपका। ये 2x2 का मतलब 2 रो और 2 कॉलम बन गया। ये जैसे ही बन गया, अब आगे आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि Aij का फॉर्मेट ये है। Aij का मतलब आई और जे के प्लेस पे जो यहाँ पे पोजीशन है उसको पुट करिएगा, उस पोजीशन का नंबर निकल के आएगा, क्योंकि ये उसका फॉर्मेट दिया हुआ है। हम लोग इस क्वेश्चन पे है कि Aij दिया हुआ है 2i - j। अब हम लोग क्या करेंगे, A11 मालूम करना है क्या होगा। तो 11 का मतलब हो गया i के प्लेस पे भी 1 और j के भी प्लेस पे 1, दोनों के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, 1। तो जैसे ही i के प्लेस पे 1 और j के प्लेस पे 1, तो जहां जहां i है उसके प्लेस पे 1 और जहां भी j है उसके भी प्लेस पे 1। 2 - 1 कितना हो गया हीरो, 1। A11 मालूम चल गया कि इसके प्लेस पे 1 लिखेंगे। इसी तरीका से सारे प्लेस को पुट कर दो। A12 ये हिंट कर दिया, i के प्लेस पे 1 j के प्लेस पे 2। आपके पास फॉर्मेट है i के प्लेस पे 1 j के प्लेस पे 2। जैसे ही पुट करेगा तो ये रिजल्ट दे दिया आपका 0। A21 निकालना है, A21 मतलब i के प्लेस पे 2 और j के प्लेस पे 1। तो 2 × 2 माइनस j के प्लेस पे 1 पुट करना है, 4 - 1 आंसर आ गया 3। A22 मालूम करिए, A22 का मतलब 2 × i के प्लेस पे भी 2 और j के प्लेस पे भी 2 है। ध्यान देना, 2 2 जा 4, 4 - 2 2। आपके पास सारे पोजीशन, सारे एलिमेंट का जो पोजीशन था उससे हम उसका एग्जैक्ट वैल्यू निकालिए कि वहां पे कौन सा मैट्रिक्स होगा सर। तो जो मैट्रिक्स निकल के आया, A11 आया 1, A12 आया मेरा 0, A21 आया मेरा 3 और A22 कितना आया हीरो, 2। तो आपका मैट्रिक्स बन गया 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स तैयार है। देखिए यहाँ पे कि हाँ सर इसमें 2 रो और 2 कॉलम है, 2 रो, 1 रो और दूसरा रो, 2 कॉलम भी है हीरो, 1 2। तो आपका 2 रो और 2 कॉलम का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट हो गया। वही क्वेश्चन पूछ रहा था कि कंस्ट्रक्ट 2x2 मैट्रिक्स, जिसका फॉर्मेट यहां गिवन था और मैट्रिक्स Aij बोला था क्या होगा। इस तरीका से और भी क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 2x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाइए और उसका फॉर्मेट यहां दिया हुआ है, कोई अंतर नहीं है, सेम इसी तरीका से बनेगा। चलिए हम इस क्वेश्चन को भी देखते हैं कि सर अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहा तो इसको कैसे बनाएंगे। आइए इसको हम थोड़ा डिलीट करते हैं।
अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है? 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना का मतलब 2 रो और 3 कॉलम। एक ऐसा मैट्रिक्स बनाओ जिसमें 2 रो और 3 कॉलम, A11 A12, कॉलम कितना चाहिए? 3, A13 तक गए। रो 2 ही चाहिए, A21 A22 A23। ये बन गया 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स। 2 रो और 3 कॉलम, फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, कॉलम 1 2 3। कॉलम बताया कि वर्टिकल जो होगा वो कॉलम, हॉरिजॉन्टल जो होगा वो रो होगा। मैट्रिक्स का फॉर्मेट तैयार है। अब सारे का वैल्यू पुट करेंगे इसमें। Bij करके दिया हुआ है कि B11, चलो B करके दिया तो हम लोग भी इसको B मैट्रिक्स मान सकते हैं। तो B मानेंगे तो यहाँ B11 B12, चलो ये रहने दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर A लिए हैं तो स्मॉल में लिए हैं, B अगर कैपिटल लीजिएगा तो यहाँ B11 B12 B13, उसी अकॉर्डिंग उसका नाम चेंज कर देंगे। चलो इसको हम A ही रहने देते हैं, A11, इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे? A11 चाहिए, I के प्लेस पे 1 और J के भी प्लेस पे 1 पुट कर दो। इसमें 1 + 2 × 1 का होल स्क्वायर, 2 + 1 3 का स्क्वायर हो गया 9। A11 आ गया हीरो। A12 निकालो। 12 का मतलब I के प्लेस पे 1, J के प्लेस पे 2, 2 2 जा 4 का होल स्क्वायर, 4 + 1 5 का स्क्वायर हो गया 25। A13 निकालो। I के प्लेस पे 1, I 3 2 जा 6 का होल स्क्वायर, 6 + 1 7, 7 का स्क्वायर हो गया 49। ये 3 आ गया। अब हम लोग आएंगे A21 पे। A21 पे जैसे ही जाएंगे तो हमारा I के प्लेस पे क्या जाएगा हीरो? 2 जाएगा, क्योंकि पहले 2 है, प्लस J मेरा 1 है तो J के प्लेस पे 1 पुट करिएगा तो 2 × 1 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 + 2 4 का स्क्वायर हो गया 16। A22 क्या हो जाएगा? I के प्लेस पे भी 2 और J के भी प्लेस पे, इसी में पुट करना है। I के प्लेस पे 2 और J के प्लेस पे 2, तो ये 2 हो गया, ये 2 2 जा 4, 4 + 2 6 का स्क्वायर हो गया 36। A23 हमको निकालना है। A23 I के प्लेस पे तो 2 जाएगा, J के प्लेस पे 3 जाएगा, 3 2 जा 6, 6 + 2 8, 8 का स्क्वायर 64। सारा वैल्यू आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे? जो हमारे पास मैट्रिक्स है सर ऑर्डर, उसमें पुट करेंगे और हमारा फ्रेम तैयार हो जाएगा। जो आपसे पूछ रहा था, तो पूछ रहा था कि मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करो 2/3 ऑर्डर का। A11 आया 9, A12 आया 25, 13 आया 49, 21 आया 16, ये 36 और ये 64। ये मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट हो गया आपका कि सर 2/3 ऑर्डर का अगर मैट्रिक्स पूछेगा तो इसी तरीका से आप बनाएंगे। अब ये चेंज करते रहेगा फॉर्मेट, डरना नहीं है। I और J के प्लेस पे उसके अकॉर्डिंग जिस पोजीशन पे रहेगा I और J चेंज करेगा, वैल्यू चेंज करेगा और वहां पुट करेंगे, आपका मैट्रिक्स आ जाएगा। चलिए आगे चलते हम लोग। आपसे पूछ रहा है इफ द मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट। 18 एलिमेंट ये कब मालूम चलता है हीरो? जब ऑर्डर का प्रोडक्ट करते हैं तो आपका नंबर ऑफ एलिमेंट दे देता है। यहां नंबर ऑफ एलिमेंट दे दिया है। आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द पॉसिबल ऑर्डर कैन हैव, कितना ऑर्डर पॉसिबल होगा? तो ये देखना है 18 कौन दो नंबर का प्रोडक्ट 18 हो सकता है सर, वही आपका ऑर्डर पॉसिबल होगा। तो चलिए पहला जो होगा हमारा 18 × 1, दूसरा 1 × 18, ये दोनों अलग अलग ऑर्डर है, ध्यान देंगे। फिर अगर 2 को लेंगे तो 2 × 9, तो दूसरा 9 × 2। अगर 3 को लेंगे तो 3 × 6 और 6 × 3। देखिए तो और आगे जा सकता है, 4 5 6 7 8 9, 9 वाला हो ही गया, 18 का हो ही गया। तो ये ऑल पॉसिबल ऑर्डर आपका यही आ गया।
ऑल पॉसिबल ऑर्डर। और कोई नंबर है जिसका प्रोडक्ट 18 होगा? नहीं सर, 18 इंटू 1 हो ही गया, 2 इंटू 9 हो गया, 3 इंटू 6 हो गया, अब कोई पॉसिबल नहीं है। तो एक आंसर ये हुआ। एक क्वेश्चन और इसमें पूछ रहा, व्हाट इफ इट हैज 11 एलिमेंट? अगर नंबर ऑफ एलिमेंट 11 हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 11 होगा, तो ऑल पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा हीरो? चाहे 1 इंटू 11 होगा या 11 इंटू 1, यही दो ऑर्डर पॉसिबल होगा ना, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट 11 हो तो। आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, राइट द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/3, 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स और इच एंट्री 1 और 2। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है कि सर एक मैट्रिक्स बनाना है, एक मैट्रिक्स बनाना है जिसमें 2 रो और 3 कॉलम, A11, A12, A13 समझने के लिए लिख रहे हैं, A21, A22, A23। एक मैट्रिक्स बना दिए 2/3 ऑर्डर का, बोला उसका ईच एंट्री जो होना चाहिए चाहे 1 हो या 2 हो, यही दो ईच एलिमेंट, इट मींस ईच पोजीशन पे चाहे 1 रखिए या 2 रखिए, यही दो एलिमेंट का एंट्री कराना है। तो आपसे पूछ रहा है राइट द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स, कितना मैट्रिक्स पॉसिबल हो सकता है। तो एग्जांपल समझने के लिए हम आपको ऐसा बोल सकते हैं कि हम एक मैट्रिक्स ऐसा बनाएं 1 1 1 1 1 2, ये एक भी एक मैट्रिक्स हो गया। या सब में हम 1 ही पुट कर दिए सर, या फिर मन किया कि नहीं 1 1 1 1 1 2, फिर या कहीं एक 2 या सब 2, इस तरीका से कितना वेरिएशन कर सकते हैं। तो यहाँ परमोटेशन का यूज हम लोग कर लेते हैं और काम ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स क्या क्या बन सकता है उसको अगर लिखना होगा तो आपको पता चलेगा कि ईच पोजीशन पे क्या प्रोबेबिलिटी है। ईच पोजीशन पे आप 2 एंट्री कर सकते हैं, आपके पास अवेलेबल है। तो हर एक पोजीशन को भरने का तरीका क्या हो गया हीरो, कि पहला को भी 2 तरीका से भर सकते हैं सर, इस पोजीशन को भी 2 तरीका से, इस पोजीशन को भी 2 तरीका से, इसको भी 2 तरीका से, इसको भी 2 तरीका से और इसको भी 2 तरीका से। नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स आपका निकल के आ गया। पॉसिबल मैट्रिक्स क्या हो जाएगा हीरो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64। कि सर ऑल पॉसिबल जो मैट्रिक्स है 64 होगा। हम लोग इसको या लिख सकते थे 2 पे पावर कितना, 2 पे पावर 6, वही आगे आपका 64 मैट्रिक्स पॉसिबल है। इसमें बच्चा फंसता है कभी कभी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आगे आपका टाइप ऑफ मैट्रिक्स, यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। जब तक आप समझोगे नहीं कि सर ये इस टाइप का मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका क्या करें सर, कैसे समझे, तो यहां देखिए टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स है, जिसमें पहला मैट्रिक्स का नाम दिया हुआ रो मैट्रिक्स। रो अभी जस्ट बताए थे जब स्टार्ट किए थे, रो का मतलब लेट जाना, रो का मतलब लेट जाना। कि सर कब रोता है बच्चा, जब रोता है तो क्या होता है, लेट जाता है। याद रखने के लिए कि रो मैट्रिक्स है, तो यहां पे लिखा हुआ मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 रो, जिस मैट्रिक्स में एक ही रो हो हीरो, उसको हम लोग बोलते हैं रो मैट्रिक्स। इसको हम लोग डिनोट करने के लिए आपको एग्जांपल एक बताते हैं कि सर कैसे पता चलेगा। तो यहां देखो 2 3 7 एक मैट्रिक्स है जिसमें देखो सिंगल 1 रो है, कॉलम मत देखना, जब रो बोल रहे हैं तो रो को ही देखना। इसमें जिसमें सिंगल 1 रो है उसको हम लोग बोलेंगे रो मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स को बोलेंगे हीरो, कॉलम मैट्रिक्स का मतलब जिसमें सिंगल ओनली 1 कॉलम हो सर, 3 7 2 एक ही कॉलम है ना। रो अगर आप इसमें देखो तो 1 2 3 है, लेकिन कॉलम 1 कॉलम है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। आगे है तीसरा नंबर नल मैट्रिक्स, इसका नाम है नल, जीरो या वाइड मैट्रिक्स, तीनों नाम आपको याद रखिएगा। तो ये कौन सा मैट्रिक्स है सर, ये ऐसा मैट्रिक्स जिसका ईच एलिमेंट 0 हो, ये ऐसा मैट्रिक्स जिसका ईच एलिमेंट 0 हो, उसको हम लोग बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, वाइड मैट्रिक्स। तो ये 3 टाइप था अभी जो आप देखें कि सर रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स।
आगे देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्क्वायर मैट्रिक्स। इसका खूब यूज है हीरो। स्क्वायर नाम ही आपको पहले से फेमिलियर है कि स्क्वायर का मतलब हम लोग यही जानते हैं कि जिसका ऑल साइड इक्वल हो। यहां क्या है स्क्वायर का मतलब? मैट्रिक्स है तो ऑर्डर और रो का काम होता है। तो अगर लिखा है अ मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रो इक्वल होगा सर किसके? नंबर ऑफ कॉलम के। नंबर ऑफ कॉलम के इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। इट मीन्स एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम सेम हो, रो और कॉलम सेम हो। अब देखो इस मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर पूछे, इसमें 1 2 2 रो और 2 कॉलम है, तो जब रो और कॉलम सेम रहे तो उसको हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं हीरो। क्या बोलते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। 7 8 9 ये भी क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है, दोनों सेम है, रो और कॉलम। लेकिन एक मैट्रिक्स और एग्जांपल आपको देते हैं यहाँ पे 1 3 2 4 5 7। देखिए तो इसका रो और कॉलम सेम है, इसमें 2 रो और 3 कॉलम है, जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा सर। स्क्वायर मैट्रिक्स ये दोनों है हीरो। क्यों? इसमें रो और कॉलम सेम है, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। इसमें एक टर्म और ऐड किया है आपका कि डायगोनल एलिमेंट। डायगोनल एलिमेंट किसको बोलते हैं हीरो? देखिए इसको समझाने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, इसको मिटा रहे हैं अभी हम। जैसे मान लीजिए एक मैट्रिक्स दिया हुआ है A11 A12 A13, A21 A22 A23, A31 A32 A33। ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। डायगोनल एलिमेंट के बारे में बोला कि डायगोनल एलिमेंट कौन कौन होगा, तो डायगोनल एलिमेंट यही होगा हीरो। मत सोच लेना कि सर हम लोग तो पढ़े थे कि डायगोनल जो होता है अपोजिट वर्टेक्स को मीट करते तो ये दोनों डायगोनल होता। नहीं, मैट्रिक्स में याद रखना कि लेफ्ट का अपर और राइट का लोअर को जो मिलाते हैं यही हमारा डायगोनल एलिमेंट होता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे डायगोनल एलिमेंट के बारे में तो आप लिखोगे A11, A22 और A33, ये हमारा डायगोनल एलिमेंट है। बोल रहा है कि द लाइन ज्वाइनिंग दिस एलिमेंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल डायगोनल। जब इसको एक लाइन में मिला देते हैं तो इसका नाम हो जाता है प्रिंसिपल डायगोनल। क्या हो जाता है? प्रिंसिपल डायगोनल इसका नाम हो जाता है कि सर तीनों एलिमेंट को अगर एक लाइन में हम लोग लिखें तो उसका नाम हम लोग कौन सा डायगोनल बोलेंगे सर? तो ये प्रिंसिपल डायगोनल है। एलिमेंट पूछेगा कि डायगोनल एलिमेंट कौन सा है, तो बोलोगे A11 A22 A33 इज द डायगोनल एलिमेंट। दोनों में थोड़ा सा अंतर है। डायगोनल एलिमेंट बोलेगा तो इंडिविजुअली तीनों का नाम लेंगे, और प्रिंसिपल डायगोनल ये तीनों जिस फ्रेम में आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल डायगोनल। चलिए आगे चलते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स सब टाइप ही हम लोग पढ़ रहे हैं। डायगोनल मैट्रिक्स किसको बोलेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में बोला है कि वैसा मैट्रिक्स जो सबसे पहले तो स्क्वायर हो। सबसे पहले क्या होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। अभी जस्ट पढ़े स्क्वायर का मतलब जिसका रो और कॉलम सेम हो सर। अब डायगोनल मैट्रिक्स कब कहलाएगा हीरो? पूरा जब नन डायगोनल एलिमेंट आर जीरो हो जाए। नन डायगोनल का मतलब समझ में आ गया होगा, डायगोनल अभी जस्ट बताएं। चलिए एक एग्जांपल से फिर हम लोग इसको समझते हैं। 2 0 0 3 0 0, यहां 3 ले लो, यहां 0 ले लो, 0 0 5। बोला है नन डायगोनल एलिमेंट आर जीरो। डायगोनल एलिमेंट कौन है हीरो? ये डायगोनल एलिमेंट है। बाकी नन डायगोनल एलिमेंट 0 है। तो अगर नन डायगोनल एलिमेंट 0 हो गया इसको बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स की सर एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका डायगोनल एलिमेंट तो है, बाकी एलिमेंट अगर 0 हो गया तो उसका एक नाम है डायगोनल मैट्रिक्स। इसको और भी इस तरीका से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। A इज इक्वल टू ऐसे करके 2 3 5,
अगर ऐसा लिखा रहेगा तो समझ जाएगा कि ये डायगोनल एलिमेंट को प्रेजेंट कर रहा है। इसमें एक एग्जांपल और ले सकते हैं कि सर अगर डायगोनल एलिमेंट कोई जीरो हो सकता है, अगर डायगोनल एलिमेंट भी अगर में कोई एक जीरो हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी डायगोनल एलिमेंट का, इट मींस डायगोनल मैट्रिक्स का एग्जाम्पल है। चलिए हम लोग चलते हैं आगे। नेक्स्ट है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स कब होगा? बोल रहा अ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, कि डायगोनल तो होगा, डायगोनल मैट्रिक्स ही स्केलर कहलाएगा। कब? जब डायगोनल एलिमेंट जो होगा सेम हो जाएगा। इट मीन्स ऐसा होगा 2 0 0 0 2 0 0 0 2। यहां पे देखिए जो डायगोनल एलिमेंट है वो सब सेम है हीरो। अगर सेम हो गया तो उसको हम लोग स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। अभी क्या था? डिफरेंट था सर। अगर डिफरेंट रहेगा तो उसको डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे, और सेम हो गया तो स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। सेम हो गया तो स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। नेक्स्ट है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नेक्स्ट है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहां पे बोल रहा है कि a scalar matrix in which each diagonal element is unity। it means आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा या यूनिट मैट्रिक्स कहलाएगा। इट इज डिनोटेड बाई आई। इसका मतलब है कि सर वैसा स्केलर मैट्रिक्स, इसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं, ध्यान देना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को। वैसा स्केलर मैट्रिक्स जिसका ईच एलिमेंट 1 हो, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। देखिए तो इसका जो डायगोनल एलिमेंट है सेम तो है सर, उसके साथ साथ 1 होना चाहिए। सेम तो स्केलर में भी था तो उसको हम लोग स्केलर बोले, लेकिन सेम के साथ अगर 1 हो गया तो आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स बोल सकते हैं, लेकिन स्केलर मैट्रिक्स को आइडेंटिटी नहीं बोल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आई से डिनोट करते हैं। किससे? तो अगर क्वेश्चन में कहीं आई फॉर मिले तो समझ जाना कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को दिखा रहा है। वो किसी ऑर्डर का हो सकता है। अगर 2x2 ऑर्डर का रहेगा तो आपका ऐसा होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर 3x3 का होगा तो ऐसा होगा। 4x4 का भी हो सकता है, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स में ही आएगा ये सब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या करेंगे हीरो? यहां पे ट्रायंगुलर का भी 2 टाइप है। एक है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, एक है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। चलिए एक एक कर दोनों को देखते हैं हम लोग। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसको बोलेंगे? बोल रहा है एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जो अपर ट्रायंगुलर कहलाएगा, ऑल एलिमेंट बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल आर 0। प्रिंसिपल डायगोनल आपको मालूम है ना, उसके बिलो अगर ऑल एलिमेंट 0 हो जाए, करा ऑल एलिमेंट बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल क्या हो जाए? 0। से मान लीजिए 3 2 1 0 1 5 0 0 3। प्रिंसिपल डायगोनल के बिलो जो एलिमेंट है सब 0 है ना। अब देखिए यहां आपका ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, एक ट्रायंगल बन गया अपर ट्रायंगुलर। क्यों? यहां प्रिंसिपल डायगोनल के बिलो जो भी एलिमेंट है वो सब 0 हो गया। तो जब ऐसा मैट्रिक्स होगा तो इसको हम लोग बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, जो कि आपको दिख रहा होगा यहां सर अपर ट्रायंगुलर। लोअर में जस्ट उल्टा हो जाएगा हीरो। लोअर में बोल रहा है कि a lower triangular matrix if all element above the principal diagonal are 0। यहां पे जो होगा प्रिंसिपल डायगोनल के एबव जो होगा सब 0 हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 3 0 0 1 2 0 2 5 3। प्रिंसिपल डायगोनल के एबव यहां पे जो ट्रायंगल बनेगा नीचे बनेगा, इसके एबव 0 है। जब ऐसा डायग्राम होगा तो इसको हम लोग बोलेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट, अब आप अभी जस्ट देखें
कि हाँ सर कितने टाइप का मैट्रिक्स होता है। अब उसको पहचानने की बारी आ गया कि क्या सर ये कौन सा मैट्रिक्स है, बताइएगा। यहाँ पे देखिए तो पहला वाला कौन सा मैट्रिक्स है, एक सिंगल रो है ही रो, तो ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया, रो मैट्रिक्स हो गया सर। एक सिंगल कॉलम है तो ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया, कॉलम मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स हो गया, कॉलम मैट्रिक्स। ये देखिए तो तीसरा नंबर सी नंबर, ये कोई मैट्रिक्स है क्या, मैट्रिक्स तो है सर, लेकिन ये न स्क्वायर है, इसमें कितना है 3 रो 2 कॉलम है। आप ये बोल सकते हैं कि 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। क्यों, इसमें कोई स्पेशलाइजेशन प्रॉपर्टी यूज नहीं हो रहा है जो हम इसको एक प्रॉपर नाम दे सकते हैं। तो बस यही बोल सकते हैं कि ये 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। नेक्स्ट देखिए, ये आपका 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इसका मतलब इसको बोल सकते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट देखिए, ऑल एलिमेंट जीरो हो गया, इसको कौन सा मैट्रिक्स बोलेंगे, जीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स और वाइड, ये तीनों नाम से इसको पुकारते हैं, जिसका ऑल एलिमेंट जीरो हो जाए। इसको पहचानिए 6 नंबर में, डायगोनल एलिमेंट क्या है हीरो, सेम के साथ साथ 1 है और अदर एलिमेंट 0 है, इसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। कौन सा मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहां देखिए डायगोनल एलिमेंट सेम है, 1 नहीं है, सेम है। कौन सा मैट्रिक्स, स्केलेन मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स, स्केलेन मैट्रिक्स। यहां देखो हीरो, डायगोनल एलिमेंट है सर, बाकी अदर एलिमेंट 0 है, इसको हम लोग बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। तो अब आप क्वेश्चन देखिएगा और पहचान लोगे कि हाँ सर ये किस टाइप का मैट्रिक्स है। नेक्स्ट, और भी कुछ दिया है, देखिए तो ये कौन सा मैट्रिक्स है, बता सकते हैं। देखिए ये प्रिंसिपल डायगोनल के बिलो ऑल एलिमेंट 0 है, तो ये कैसा ट्रायंगल बना रहा है, ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया हीरो। कौन सा, अपर, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यहां आ जाइए, ये भी हमारा अपर ही बना रहा है हीरो, ये भी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। इसमें आ जाओ, यहां पे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बना रहा है, ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। डायगोनल एलिमेंट 0 हो सकता है, घबराना नहीं, जान के दिया गया कि कंफ्यूज मत करना। इसमें कोई एलिमेंट अगर एक 0 भी हो गया कोई दिक्कत नहीं है, उसके प्रिंसिपल डायगोनल के एबव सारा एलिमेंट 0 है ना, तो ये हमारा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया। नेक्स्ट है कंप्रेमेबल मैट्रिक्स। कंप्रेमेबल कब कहलाएगा हीरो, वो रखा है कि द मैट्रिक्स आर सेड टू बी अ कंपेरेबल इफ दे आर द सेम ऑर्डर। अगर दो मैट्रिक्स सेम ऑर्डर का है तो वो कंप्रेमेबल कहलाएगा। इट मीन्स एक टर्म है जिसको समझना था कि सर एक मैट्रिक्स जो है हमारा 2/3 ऑर्डर का है और अनदर मैट्रिक्स भी 2/3 ऑर्डर का ही है, तो हम बोल सकते हैं ए एंड बी आर कंप्रेमेबल मैट्रिक्स। इट मीन्स दोनों सेम ऑर्डर का है सर, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्रेमेबल। अब आ गया इक्वल मैट्रिक्स, खूब यूज है इसका हीरो, खूब यूज है। वो रहेगा 2 मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स यहां दिया हुआ है, दूसरा मैट्रिक्स यहां दिया हुआ है, आर सेड टू बी इक्वल। ये इक्वल कब होगा, कह रहा है कि उसके लिए सेम ऑर्डर होना चाहिए। सेम ऑर्डर का मतलब जो ऑर्डर यहां है वही ऑर्डर यहां होना चाहिए। इट मीन्स कंप्रेमेबल होना चाहिए। अगर दोनों मैट्रिक्स कंप्रेमेबल है तो इक्वल होने का एक प्रॉपर्टी काम कर गया, और दूसरा बोल रहा है कि अगर ए आई जे इज इक्वल टू बी आई जे, इट मीन्स यहां पे क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट के इक्वल होगा। जो ये बताना चाह रहा है कि अगर इधर A11 है तो इधर B11 के बराबर होगा सर।
अगर इधर A12 है तो इधर भी B12 के बराबर होगा सर ईच एलिमेंट। आइए इसको हम एग्जाम्पल से आपको और समझाएंगे कि कैसे होगा। यहाँ लिखा है कि एवरी इक्वल मैट्रिक्स इज कंप्रेमेबल बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। सही बात बोल रहा है कि एवरी इक्वल मैट्रिक्स होगा कंप्रेमेबल होगा, लेकिन जो कंप्रेमेबल होगा कोई जरूरी नहीं है कि वो क्या हो, इक्वल हो। क्यों? इक्वल के लिए एक और कंडीशन है कि क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होना चाहिए। आइए इसको समझाते हैं कि कैसे इक्वल होना चाहिए सर। मान लीजिए यहां एक मैट्रिक्स दिया हुआ है A11, A12, A21, A22 और दूसरा मैट्रिक्स दिया हुआ है B11, B12, B21, B22। तो अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि A इज इक्वल टू बी, इफ A इज इक्वल टू अगर B दिया हुआ है क्वेश्चन में, का मतलब ये मैट्रिक्स इसके इक्वल गिवन है क्वेश्चन में, तो आपका पूरा फ्रीडम है लिखने का कि आप A11 इज इक्वल टू B11 लिखेंगे, A12 इज इक्वल टू B12 लिखेंगे, A21 इज इक्वल टू B21 लिखेंगे और A22 इज इक्वल टू B22 लिखेंगे। इट मीन्स क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट के इक्वल होता है सर। अगर इधर पहला रो का पहला कॉलम का एलिमेंट है तो इधर का भी पहला रो का पहला कॉलम का एलिमेंट सेम होगा। क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट सेम होता है कब? जब दो मैट्रिक्स इक्वल हो। इस कॉन्सेप्ट को याद रखना, इस पे क्वेश्चन पूछता है और बनेगा भी। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन आ गया आपके सामने। यहां दो मैट्रिक्स के बीच में देखिए इक्वल का साइन दिया हुआ है और दो मैट्रिक्स है आपका। पहला मैट्रिक्स है x प्लस 2y और इधर है माइनस y, इधर है 3x, इधर है 4। बोल रखा है कि एक मैट्रिक्स के इक्वल है -4 3 6 4। x और y पूछ रहा है। आपको बताएं कि क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट के इक्वल होता है, तो आपको आजादी है लिखने का -y इज इक्वल टू 3, देयरफॉर y इज इक्वल टू -3। एक वैल्यू आ गया हीरो। दूसरा के लिए क्या करेंगे? x है आपके पास, इसको उठाइए, 3x इज इक्वल टू 6, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2। आ गया आंसर x और y। किसी को मन करेगा कि सर इससे भी कर सकते हैं, करिए, लेकिन जब हमको आसानी से काम हो रहा है तो हम क्यों ऐसा टेंशन लें सर। 2y इज इक्वल टू -4, y का वैल्यू आ गया था, इसमें पुट करिए, x जो आया वो यहां से भी आ जाएगा, x प्लस 3 2 जा -6 इज इक्वल टू -4, देयरफॉर x इज इक्वल टू -4 प्लस 6, 2 आ गया यहां से भी आंसर। तो आप किसी एक को इक्वेट करिए, आपका आंसर मिलेगा। क्या किए? दो मैट्रिक्स इक्वल था, क्रॉसपॉन्डिंग को क्रॉसपॉन्डिंग से इक्वेट करिए, क्रॉसपॉन्डिंग को क्रॉसपॉन्डिंग से इक्वेट करिए, क्रॉसपॉन्डिंग को क्रॉसपॉन्डिंग से इक्वेट करिए, आंसर आएगा। और देखिए यहां एक क्वेश्चन फिर से है, दो मैट्रिक्स को इक्वल दिखाया गया। एक मैट्रिक्स है आपका x माइनस वाई, 2x माइनस वाई, यहां z, यहां w इज इक्वल टू -1 4 0 5। आपसे पूछ रहा है x प्लस वाई क्या होगा। क्या करेंगे हम लोग? दो मैट्रिक्स इक्वल है, क्रॉसपॉन्डिंग को इक्वेट करो। देखिए आपको x और y पूछ रहा है, w नहीं पूछ रहा, ना z पूछ रहा है, तो जो पूछ रहा है उसी पे दिमाग लगाओ। हम लोग क्या करेंगे? x माइनस वाई इज इक्वल टू -1 लिखेंगे हीरो, एक इक्वेशन आपके पास आ गया। दूसरा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 लिखेंगे। वाह सर ये तो मजा आ गया, y को इधर ले जाओ, y इज इक्वल टू 2x आ गया, इक्वेशन 1 में पुट कर दो। इक्वेशन 1 में जैसे ही y का वैल्यू पुट करोगे तो x माइनस वाई के प्लेस पे क्या पुट कर देंगे? 2x इज इक्वल टू -1, यहां से -x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू 1 आ गया। x इज इक्वल टू जैसे ही 1 आ गया, x का वैल्यू यहां पुट करेंगे तो y दे देगा 2 × 1, 2 दे दिया।
तो y2 x1 आपसे क्या पूछ रहा है, अभी आंसर नहीं आया, x प्लस वाई पूछ रहा है, x के प्लेस पे 1 और y के प्लेस पे 2, तो 2 प्लस 1 3 हो गया। क्या किए हम लोग, इक्वेट किए, दो इक्वेशन के फॉर्मेट में आया, इसको इक्वेट किए इससे और इसको इक्वेट किए इससे। जैसे ही इसको इक्वेट किए 0 से, y को उधर ले गए, y इक्वल टू 2x आ गया। इस इक्वेशन को हम लोग क्या किए, इक्वेशन 1 में पुट कर दिए y के प्लेस पे। y के प्लेस पे जैसे ही 2x पुट करोगे तो x माइनस 2x माइनस x दे दिया, उधर -1 था, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा हीरो, x इक्वल टू 1 दे दिया। जैसे ही x इक्वल टू 1 दे दिया, इस जो हमारे पास जो इक्वेशन का फॉर्मेट था, x के प्लेस पे 1 पुट किए, 2 इंटू 1 2, मेरा y दे दिया। x y जैसे ही मिल गया, यहाँ दोनों का सम पूछ रहा था, ऐड किया, आंसर आ गया। तो आपको इस तरीका से क्वेश्चन पूछ सकता है, आप ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है x y a और b, इतना सारा पूछ रहा है, x पूछ रहा है, y पूछ रहा है, a पूछ रहा है, b पूछ रहा है। इट मीन्स सारा डेटा का लगभग यूज करना पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग यूज करेंगे एक एक कर, ध्यान देंगे। यहाँ सबसे पहले हम यूज कर रहे हैं a प्लस बी वाले को, a प्लस बी इज इक्वल टू 5। दूसरा है a और b वाले को ही पकड़ेंगे, तो 2a माइनस बी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हीरो, इसको इससे इक्वेट करेंगे -5। ये दोनों इक्वेशन को क्या करो, ऐड कर लो, ऐड करने से आपका काम बन जाएगा। ये दो इक्वेशन है, जैसे ही इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड करिएगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, a प्लस बी इज इक्वल टू 5 और 2a माइनस बी इज इक्वल टू -5। ऐड करने में साइन चेंज नहीं होता, ये अपने कैंसिल हो गया, 2a प्लस a 3a और इधर हो गया 0, 5 माइनस 5, तो यहाँ से a मिल गया आपको, a मिल गया 0। चलो बहुत अच्छा मिल गया, a मालूम चल गया। a जैसे ही मालूम चल गया, b आपको मालूम चल जाएगा। किसी इक्वेशन में पुट कर दिए a का वैल्यू, अगर इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो b पता चल गया कि सर b होगा 5। a और b का काम खत्म हो गया, अब x और y रह गया। चलिए x y का भी एक आपके पास इक्वेशन है, इसको इससे इक्वेट करिए, तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 2, एक इक्वेशन यहाँ से मिल गया। दूसरा इसको इससे इक्वेट करिए, तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, दूसरा इक्वेशन यहाँ से मिल गया। अब यहाँ पे किसी एक वेरिएबल को सेम करना पड़ेगा। आप क्या करो, इक्वेशन 2 में 2 से मल्टीप्लाई कर लो। जब 2 से करेंगे तो ये 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 8। अब जो नया इक्वेशन बन के आया 3, 1 और 3 को ऐड करो, इक्वेशन फर्स्ट प्लस 3, 1 और 3 को ऐड करेंगे तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 2 और ये 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 8। जब ऐड करिएगा तो साइन चेंज नहीं होगा, जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाले का साइन चेंज होता है। ध्यान देना इस चीज को, ऐसा नहीं कि बस रट्टा मार दिए सर कि नीचे वाला का साइन चेंज करते हैं, कब करते हैं वो ध्यान रखना। ये दोनों कैंसिल हो गया हीरो, 3 प्लस 2 5x इज इक्वल टू 10, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2, x मिल गया। अब x का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, पुट द वैल्यू ऑफ x in equation 1, put the value of x in equation 1, 1 में पुट कर दो, तो 3 इंटू 2 प्लस 4y इज इक्वल टू 2, 3 2 जा 6 प्लस 4y इज इक्वल टू 2, देयरफॉर 4y इज इक्वल टू 2 माइनस 6 माइनस 4y इज इक्वल टू -1। इस तरीका से आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये इक्वल क्या था, दो मैट्रिक्स इक्वल होगा, उस पे बेस हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे। इस तरीका से और क्वेश्चन करिएगा, आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा, क्योंकि मैथ में क्वेश्चन जितना बनाइएगा, जितना टाइप का क्वेश्चन को टच करिएगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा। तो चलिए हम लोग फिर अगले पार्ट में और क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, और मैट्रिक्स का जो रिमेनिंग पार्ट है उसको नेक्स्ट जो भी पार्ट होगा उसमें क्लियर करेंगे। थैंक यू, गुड बाय।